हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख। एक और इंटेंस केस स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो कहानी देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी है। रिपेलिएशन, एडिक्शन, गिल्ट और एक बिगड़ती हुई फैमिली की कहानी। 16 अक्टूबर 2013 को ढाका के चंबेली बाग एरिया में पुलिस रहमान फैमिली के घर का सर्च कर रही थी। कई दिनों से फैमिली का कोई अता पता नहीं था। लोग बेहद परेशान थे कि आखिर ये परिवार कहाँ गया। पुलिस की सर्च पुलिस को एक रूम तक ले गई, जहां से एक सड़न की बदबू आ रही थी। पुलिस को तुरंत अंदाजा हो गई ये किसी अच्छी खबर की निशानी नहीं, और ये बदबू थी लाश की सड़न की। तो चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं केस की तरफ और केस को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस केस का सेंटर पड़ता है एक यंग लड़की ओइशी रहमान। दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल क्राइम वर्ल्ड इंडिया पे। ओइशी अपने परिवार के साथ चमेली बाग में रहती थी। काफी टाइम तक इस जगह रहने की बात है। कुछ सालों के बाद उन्होंने एक हेल्पमेट रखी, जिसकी उम्र जस्ट 11 साल थी, सोमी। 2002 में ओइशी ने बनारसी कोटोवा इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई शुरू की। वो बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थी, ज्यादा दोस्त नहीं थे और अक्सर अकेली रहती थी, और उसे अपना अकेलापन पसंद भी था। अक्सर होता ये था, वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से उसके पेरेंट्स से उसे टाइम नहीं दे पाते थे, और ओइशी को वो अटेंशन नहीं मिलती थी जो बच्चों को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रिपेलियस होती गई। ओइशी के फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिसकी वजह से घर में एक खास ख्याल रखा जाता था। क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि ओइशी पढ़ाई में स्ट्रांग हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था। 2008 में ओइशी जब जस्ट 5 ग्रेड में थी, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो दिन में 20 सिगरेट तक पी जाती थी। पेरेंट्स पकड़ लेते तो ताना देते, मारते, बट ओइशी की आदत बदलने का नाम नहीं ले रही थी, और ओइशी ने सिगरेट ना छोड़ने का फैसला कर लिया। एंड डे बाय डे सिचुएशन गेटिंग वर्स। 5वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद ओइशी को मोती झील आइडियल स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और खराब होने लगी। वो बार बार स्कूल बंद करने लगी। उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते, ना उसको समझ पाते हैं। 2008 में इवन ओइशी ने 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया, बट दोनों बार उसके पेरेंट्स ने उसकी जान बचा ली। 8 ग्रेड तक आते हैं तो ओइशी क्लब में जाने लगी, जहाँ उसकी दोस्ती मोस्टली ज्यादा एज के लोगों से होने लगी, जिनकी उम्र 26 साल से लेकर 40 साल के दरमियान थी। कुछ लोग डांसर थे, कुछ बिजनेसमैन थे, और कुछ लोग ड्रग सप्लाई करते थे। देयर वाज सो मच एज गैप एंड एज ग्रुप्स। इसी दरमियान उसकी मुलाकात इसी क्लब में रोनी से। रोनी इसी क्लब में डांसर था। रोनी का रियल नेम मिर्जा नूर रहमान रोनी था। दोनों जल्दी क्लोज फ्रेंड बन गए। सिगरेट पीना, टाइम स्पेंड करना, साथ नशा करना जैसे रोज की बात बन गई। ओइशी को जब पैसे चाहिए होते तो अपने डैड के वॉलेट से पैसे चुरा लिए। एक दिन पकड़ी गई। डैड ने काफी ज्यादा डांटा, बट ओइशी को डांट के कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो तो काफी ज्यादा रिबेलियस हो चुकी थी। 2012 में ओइशी ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, और फिर याबा लेना शुरू कर दिया। याबा को मोस्टली लोग मैडनेस ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि ये लोगों का मेंटल लेवल या समझने की कुवत बिल्कुल ही जीरो कर देती है, या अनस्टेबल कर देती है। और यही ओइशी के केस में हुआ। एडिक्शन बढ़ती गई, और जब पैसे मिलना बंद हो गए, ओइशी ने तीसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर इस बार भी परिवार ने बचा लिया। जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसका स्कूल चेंज कर दिया, और घर से निकलना बंद कर दिया, और फ्रेंड से मिलना जुलना खत्म करवा दिया। ओइशी का डेली रूटीन था स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना। बट ओइशी ने अपने दोस्तों से बात करने का दूसरा जरिया निकाला। वो फोन पर पेरेंट्स से छुप छुप कर दोस्तों से बातें करती रहती है। बट एट दिस पॉइंट शी स्टार्ट कंसिडरिंग रॉनी एज हिज बॉयफ्रेंड, और वो उससे हर बात शेयर करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि रॉनी उसकी बातें समझता है, जो उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। ओइशी स्टिल अपने सब दोस्तों से फोन पर कांटेक्ट में थी। 31 जुलाई 2013 को उसके पेरेंट्स ने उसका फोन पकड़ लिया। इस बार उन्होंने फोन छीन लिया और काफी डांटा और फोन तोड़ दिया, और यही ओइशी का ब्रेकिंग पॉइंट था। इसके बाद उसका जो गुस्सा था वो नफरत में बदल गया, और उसे उसके पेरेंट्स दुश्मन लगने लगे, और यहीं से शुरू होता है मर्डर का प्लान। ओइशी को लगता था कि वो अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स की वजह से अपने असूलों पर नहीं गुजार पा रही, और ये इस वजह से हुआ कि उसे बचपन से अटेंशन नहीं मिली थी। ओइशी ने डिफरेंट फार्मेसी से 60 सेडेक्टिव टैबलेट्स खरीदी, और 5 दिन पहले उसने पूरा प्लान रॉनी को बता दिया, जिस पर रॉनी ने उससे बॉडीज को छुपाने का वादा भी किया। 15 अगस्त 2013 को ओइशी ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। ऑन ट्यूजडे ओइशी ने अपनी मदर को सर्टिफिकेट मिली हुई कॉफी दी।
जिसके बाद उसकी माँ अपने बेडरूम में जाकर सो गई। फिर उसने रात 10 बजे अपने फादर को फोन किया और कहा कि जल्दी घर आ जाए। उसने अपने फादर को वही सेडेक्टिव मिली हुई कॉफी दी, जिसके बाद वो भी अपने रूम में जाकर सो गए। रात 2 बजे ओइशी ने 2 बोतल विस्की पी और फिर नाइफ लेकर अपने पेरेंट्स पर हमला कर दिया। ओइशी ने पहले अपनी मदर पर हमला किया। माँ की चीख सुनकर ओइशी का छोटा भाई वही जग गया, जिसको बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, पर वो अपनी जान ना बचा पाई। ओइशी ने अपनी मदर पर 11 हमले किए। इसके बाद ओइशी ने अपने फादर पर हमला किया, जिन पर उसने 2 बार चाकू से वार किए और वो दम तोड़ गए। और इस पॉइंट पर ओइशी और ओई ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। 8 साल का ओई सिर्फ रो रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन आखिर अपने पेरेंट्स को क्यों मार रही है। ओइशी ने ओई को बाथरूम में बंद कर दिया। हाउस हेल्प सोनी, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल की, उसने की उसे सब कुछ देख लिया। डर के मारे वो छुपकर अपने रूम में चली गई। रात 4 बजे ओइशी सोमी के पास आई और कहा कि रॉनी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार दिया। बट सोमी ऑलरेडी नोस कि ओइशी ने ही अपने पेरेंट्स का मर्डर किया। इवन जब ओइशी सोमी के पास आई तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, पर डर के मारे सोमी ने कुछ नहीं कहा और वो वही करती है तो ओइशी ने उससे कहा। रात भर ओइशी ने सोमी से ब्लड साफ करवाया, बॉडीज को वॉशरूम में शिफ्ट किया, जिसके बाद वो नहाने के लिए शावर लिया और फिर बाहर आई और फिर अपने भाई ओही को उसने वॉशरूम से बाहर निकाला। उसके बाद उसने ज्वेलरी, कैश, अपने खून लगे हुए कपड़े, नाइफ और मोबाइल फोन एक बैग में रखा और लेकर बाहर चली गई। उसने जाते हुए वॉचमैन को कहा, वी ऑल आर गोइंग आउट फॉर सम टाइम। बट ओइशी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। 3 दिन तक वो रिक्शे वालों के घर पे रहती रही और झूठ बोलती रही कि उसके पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए हैं, क्योंकि रॉनी नेक्स्ट डे रहने के लिए जगह अरेंज करने वाला था। बट गिल्ट एंड फियर, शी इवेंचुअली कैच अप। ओइशी ने रिक्शा ड्राइवर के घर से अपने अंकल आलमगीर को रात 2 बजे फोन किया और कहा कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए राजशाही आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं और उसे अपने घर पर अकेले डर लगा, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के घर पर रहने आ गई। नेक्स्ट डे ओइशी के अंकल आलमगीर ने ओइशी को फोन किया और कहा कि तुम मेरे घर रहने आ जाओ, जिस पर ओइशी ने सिर्फ अपने भाई ओई को रिक्शा में बैठाकर अपने अंकल आलमगीर के घर पर भेज दिया और वो खुद रॉनी की आंटी के घर रहने चली गई। दूसरी तरफ आलमगीर ओइशी और ओई दोनों का इंतजार कर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा ओई अकेले आ रहा है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने ओई से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है, सोमी कहाँ है, बट ओई कुछ भी सही तरीके से नहीं बता पाया, क्योंकि शायद वो डरा हुआ था या उसकी एज काफी ज्यादा कम थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंकल के जब ओई अकेला घर लौटता दिखा तो उन्हें शक हुआ। अब वो ओई को लेकर ओई के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ताले को देखकर उन्होंने ओई के पेरेंट्स को फोन किया, पर कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, जिस पर उन्हें पता चला कि ओइशी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि वो 3 लोग बाहर जा रहे हैं। आलम जी को सारी सिचुएशन काफी ज्यादा सस्पिशियस लगी, जिस पर उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आने के बाद ताला तोड़ा और उन्हें तुरंत ही वॉशरूम में बॉडीज मिल गई। पुलिस ने तुरंत बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और रूटीन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। घर की तलाशी के दरमियान उन्होंने देखा कि रूही की माँ के सारे गहने मिसिंग है और कैश गायब था। मर्डर में इस्तेमाल उन्होंने कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। ओई इस हालत में नहीं था कि वो कुछ भी बता सके, जिस पर उन्होंने ओइशी को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 अगस्त 2013 को ओइशी खुद बेल्टॉन पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंच गई। उसे समझ आ गया था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, या फिर उसे ये समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती या कितना खतरनाक काम किया और उसे ये भी समझ आ गया था कि वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। इसकी वजह से उसने सरेंडर किया। लेकिन ओइशी अब बार बार स्टेटमेंट बदल रही थी। इनिशियली शी सेड रॉनी किल हिज पेरेंट्स विद हिज फ्रेंड एंड रन अवे, लेकिन बाद में ओइशी टूट गई और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। ओइशी ने बताया कि चोरी हुई सारी चीजें रॉनी के अंकल के घर पर है, जिस पर पुलिस ने सारी चीजें बरामद कर ली, इंक्लूडिंग खून लगे हुए कपड़े और नाइफ। इवन सोमी भी नेक्स्ट डे रिक्शा ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन आई और सब कुछ बताया, क्योंकि वो एक आई विटनेस थी। बट स्टिल ओइशी बार बार अपने बयान बदल रही थी। बट नाउ पुलिस हैव एविडेंस, नाइफ, जो कि मर्डर वेपन था। बट पुलिस अभी भी एक चीज को लेकर परेशान थी। स्कूल में ओइशी की उम्र 18 साल से कम नहीं थी और पासपोर्ट पर 18 से ज्यादा। बट मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। ओइशी की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, 19 साल के दरमियान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ओइशी ने 11 बार अपनी मदर पे हमला किया और 2 बार अपने फादर पे।
2015 में ओइशी को डेथ पेनल्टी मिली। ओइशी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, उसे सुसाइडल थॉट आते और वो एक कॉर्नर पे बैठी रहती। की वजह से कोर्ट ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को असाइन किया। एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया ओइशी इज हैविंग पोस्ट ट्रॉमेटिकल डिसऑर्डर और अल्कोहल की वजह से उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई। ये केस कोर्ट में काफी सालों तक चला। ओइशी की फ्रेंड रॉनी को 2 साल की सजा मिली। सोमी का केस स्टिल बच्चों के कोर्ट में लड़ा जा रहा है। ओइशी के लॉयर ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद ओइशी की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया, क्योंकि ओइशी की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल थी। आजकल ओइशी जेल में है। वो जेल में स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती है और काफी ज्यादा काम है। उसकी ड्रग एडिक्शन छुट गई है और नमाज पढ़ती है और ड्रग से काफी ज्यादा दूर है। ओइशी से कोई भी उसके रिलेटिव से कोविड के बाद से मिलने नहीं आया। ओइशी के भाई रोही को उसके अंकल ने अटैक कर लिया, बट उसके दिल पर अभी भी उस रात का जख्म है। वो थेरेपी पर है। उसे नाइटमेयर्स आते हैं क्योंकि उसे पूरा सच याद भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। ये केस हमें ये बताता है कि बचपन का टेंशन, केयर, मेंटल हेल्थ और अर्ली इंटरवेंशन कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर ओइशी को सही वक्त पर हेल्प मिल जाती तो शायद ये कहानी इतनी ज्यादा डार्क नहीं है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।